ओके सर, रिकॉर्डिंग ऑन। परफेक्ट। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थोड़ा सा एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों के जो नोट्स हैं वो मैंने आज की डेट तक के हमने कंपाइल कर लिए हैं। इनफैक्ट कुछ में से कुछ ओवरलैप हमारे पास शायद कल भी हो रहा हो, तो 2 लेक्चर्स मेरे पास रेडी हो चुके हैं और उसके बाद जो है ना मैं इसके अंदर फर्दर ऐड करता रहूंगा नए लेक्चर्स, ठीक है। और ये जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं ये मैं आप लोगों के साथ जो है जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है मैं उसके ऊपर शेयर कर दूंगा और उसके बाद विल टेक इट फर्दर, ठीक है। ठीक है सर। तो पहले छोटा सा रिकैप कर लेते हैं और उस रिकैप के बाद सर जो ये है रेफरेंस के लिए सर हम पीएमबॉक का जो चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट उसको भी देख सकते हैं सर। आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही, दोबारा बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ कि रेफरेंस बुक के तौर पे पीएमबॉक जो है उसका जो रिस्क मैनेजमेंट का जो चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर नंबर 7 है, उसको भी वो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको अभी जो रिकैप कर रहा हूँ ना उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी साथ साथ बताता जाऊंगा और उसके बाद फिर हम आगे जैसे कंटिन्यू करेंगे। देखिए पर्पस जो है ना हमारा ओवरऑल, वो पर्पस ये है कि सबसे ज्यादा चीज हमें समझनी है वो 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है ना वो नई नहीं है। आप लोग मास्टर्स कर रहे हैं माशाल्लाह इसमें, और अब मेजोरिटी लोग एज वी स्पीक जो हमारी जनरल डिस्कशन हुई थी वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी लास्ट सेमेस्टर में है, और जितने लोगों से भी बात हुई है 100% लोग जो है ना किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक्टिविटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड। तो आप लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ाना मकसद नहीं है। आप लोगों के साथ जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं वो 2 कॉन्सेप्ट्स हैं मेजरली। वन इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और फर्दर टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिटेल डिस्कशन ऑन कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मॉनिटरिंग किस तरह से होती है, कंट्रोलिंग और इस तरह के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग ये सारी बातें जो हम करेंगे उसके 2 एस्पेक्ट्स होंगे। पहले हम जो है जिस चीज को डिस्कस करेंगे वो डिस्कशन ये होगी कि हम जो हमारे पास वो वाली एग्जांपल्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अलावा है, हम उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद सेम चीज हम डिस्कस करेंगे विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको दोनों साइड से क्लियर हो जाए कि जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो पीएम बॉक का जो आपका सवाल था उसको आंसर मैं इस तरह से करूंगा कि यस आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और पीएम बॉक के अंदर चीजें बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन हुई हुई हैं। हाँ, कंफ्यूजन का जो एलिमेंट है जिसकी वजह से पीएमपी के जो कोर्स आउटलाइन है या जो पीएमपी में जो लोग पढ़ते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती, उसका रीजन ये होता है कि लोग उसमें लिखी हुई हर चीज की इम्प्लीमेंटेशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। पीएम बॉक जो है वो ग्लोबल बुक है और हर किस्म की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए डेवलप की गई है, ठीक है। हर एनवायरनमेंट के हिसाब से जो टूल्स हैं वो मैटर करता है कि वो कितने उस टूल के हिसाब से चीज वैलिड होती है, कितनी वैलिड नहीं होती, ठीक है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को जब नजर आ जाए तो ठीक है। आपको स्क्रीन नजर आ रही? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये हमारा जो हमने लास्ट अब तक 2 क्लासेस के अंदर स्टडी किया है उसको थोड़ा सा जल्दी से रिकैप कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने बेसिकली हर बंदे का एक इंट्रोडक्शन लिया था, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद मेरी अच्छी अच्छी बातें थी आप लोगों के सामने। अकवाल ज़र्री के बाद हमने ये डिस्कस किया था कि इस ओवरऑल इसके अंदर जो है हम क्या चीजें पढ़ रहे होंगे। हमने डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट और प्रोसेस के दरमियान जो डिफरेंस था वो हमने देखा था। हमने मैनेजमेंट के लफ्ज को थोड़ा सा डायग्नोस किया था। हमने रिस्क के बारे में बहुत बेसिक सी बातें की थी। सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमारी डिस्कशन हुई थी। हमने ये डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके अंदर जो
वो जो है वो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक सबसेट होता है, ठीक है। हमने ये डिस्कस किया था, और हमने ये डिस्कस किया था कि हमने ये इस कोर्स का भी क्या एक्सपेक्टेड है। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशंस आ गई थी, फिर प्रोजेक्ट की डेफिनेशंस आ गई थी इसके अंदर, कि प्रोजेक्ट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। फिर हमने ये बात किया था कि प्रोजेक्ट और प्रोसेस का डिफरेंस क्या है। मैनेजमेंट को हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट इटसेल्फ क्या चीज होती है। मैनेज करना एक्ट होता है, वर्ब होता है, जबकि मैनेजमेंट इज अ नाउन, और नाउन के पर्सपेक्टिव से हम लोग उसको देख रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमने रिस्क के बारे में बात की थी। हमने बात की थी कि इम्प्लीमेंटेशंस किस किस तरीके से हो सकती हैं, क्या क्या होती हैं, इसको फर्दर और डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने ये बात की थी कि ये जो है इट्स अ सबसेट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये हमने एक डायग्राम उसी वक्त बनाई थी, और बात करते करते हमने इसको यहाँ तक लेकर आए थे, ठीक है। और उसके बाद हमने ये कहा था कि हम इस कोर्स से एक्सपेक्ट क्या करते हैं। तो हमने ये बात की थी कि हम इस कोर्स से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इसके अंदर कोर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर बात करेंगे, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे बात करते हुए वी बी डाइविंग इनटू मोर डिटेल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे अपनी रिस्क मैनेजमेंट को लेके। दूसरा, हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है ना वो स्टडी करनी है, और उसमें इस तरह से स्टडी करना है कि हर फेज और हर एक्टिविटी जो होती है उसके अंदर रिस्क कौन कौन से इन्वॉल्व है। हम ये डिस्कस करेंगे कि हम रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, मिटिगेट मॉनिटर कैसे करेंगे, और उसकी रिपोर्टिंग का तरीकेकार क्या होगा। और इवेंचुअली जो इस कोर्स का आउटकम होना है इंशाल्लाह, वो ये होगा कि हम ये लर्न करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए कितनी जरूरी है, हमें करनी चाहिए, तो करें तो कैसे करें, ठीक है। तो ये थी जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप की थी। अच्छा, तो ये स्लाइड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी SDLC के ऊपर। तो आज जो है हम उसी SDLC वाले लेक्चर को थोड़ा सा और हम डिटेल से थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वो सारी चीजें थी जो हमने पिछले वाले के अंदर पढ़ी थी। इस वाले जो लेक्चर के अंदर, ये लेक्चर 2 जो है, इस लेक्चर 2 में हम लोग जिन चीजों को देख रहे होंगे वो ये देख रहे होंगे कि हम इन जनरल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड रिस्क किस किस तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक टिपिकल सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन जो हमने पहले डिस्कस किया था, उसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर अब हम एक एक करके हर फेज में जाएंगे। तो जो लेक्चर 2 है हमारा, उसके अंदर हमारा जो ज्यादातर फोकस रहेगा वो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट फेज के ऊपर रहेगा, ठीक है। ओके, तो जनरल रिस्क डिस्कस हो रहे हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो जनरल रिस्क है वो क्या है। एक रिस्क जो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क है, उसके अंदर हम जो बात करेंगे वो दैट इज एस्टिमेशन एंड scheduling. The unique nature of individual software projects create problems for developer and managers in estimating and scheduling the development time, along monitoring existing projects so that you apply lessons learned in future. अच्छा, अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है, आप सब लोग में मेजॉरिटी जो है सॉफ्टवेयर के साथ एसोसिएटेड है। मेरा सवाल आप लोगों के साथ ये है कि आप लोग अपनी अपनी फर्म्स में, कंपनीज के अंदर, चाहे किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल इस्तेमाल करते हो, चाहे एजाइल की तरफ हो या आप रेगुलर आइटरेटिव मॉडल हो, उसके अंदर सॉफ्टवेयर की एस्टिमेशन किस तरह से करते हैं। How would you define estimation in while communicating with the stakeholder कि यार आपका सॉफ्टवेयर इतने दिनों में बनकर तैयार हो? सर मोस्टली इसमें होता ये है कि हमारे पास ज़्यादातर एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, मतलब कि जो हम जिस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर कुछ चेंजेस आती हैं तो वो हमारा जो एक टीम है जो क्लाइंट से कम्युनिकेट करके उसको फाइनलाइज करती है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कंप्लीट, फिर उसको जो है वो एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में डेवलपमेंट टीम को दिया जाता है। तो वो फिर उसको एनालाइज करके और वो बताते हैं कि ये इसमें कितना जो है वो टाइम लगेगा।
ठीक है, ये तो आपने मुझे एक प्रोसेस बता दिया। मैं आपसे अगर थोड़ा सा डिटेल में रिक्वेस्ट करूं कि आप मुझे एक्सप्लेन करें कि किस तरह से कहेंगे आप कि यार इस काम को करने के लिए मुझे 143 आवर्स लगेंगे। ये ओपन सवाल है, किसी के साथ कोई भी आंसर कर सकता है। हाउ वुड यू डिफाइन कि ये मुझे इतने नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे इस काम को करने में? सर वैसे एस्टिमेशन की डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं हम लोग इसके अंदर, जिसमें कॉस्टिंग और बजटिंग भी आ जाता है, तो टेक्निक्स के जरिए हम इन चीजों का कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सही, मैं टेक्निक्स को थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि वो टेक्निक्स क्या है और कितनी एक्यूरेट है। पहले जो है हम एक टूल यूज किया करते थे या एक टेक्निक यूज किया करते थे जिसे हम लोग लाइन ऑफ कोड कहते हैं। हम ये एस्टिमेट करते थे, या जो सीनियर डेवलपर्स हैं या आर्किटेक्ट्स हैं वो ये चीज करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर या जो भी हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली इतने लाइन ऑफ कोड का सॉफ्टवेयर सर होगा। एलओसी और एफपी के जरिए होता है सर, फंक्शन पॉइंट और लाइन ऑफ कोड, बिल्कुल दो चीजें होती बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही है। अब आजकल आप लोगों के पास क्या नॉर्मल तरीकेकार है अपने मामला को एस्टिमेट करने का? सर यूजिंग कोकोमो और इस तरह के सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं वैसे आइडियली, बट ये रिक्वायरमेंट एनालिस्ट और आगे प्रोजेक्ट डायरेक्टर वगैरह मिलकर डिसाइड करते हैं कि लाइंस ऑफ कोड के ऊपर क्या एस्टिमेट देना है। इसी के साथ डेवलपमेंट टीम जो है इसके ऊपर कितने पर्सन लगाने पर पर्सन, तो ये एक पूरा प्रोसेस है। मैं तो खैर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से बता सकता हूँ वैसे सर, ये जनरली यही आइडिया होता है। सर ठीक है, एस्टिमेशन करने का एक तरीके का ये भी होता है कि अगर हमें पता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 1 महीने में ख़त्म हो सकता है, तो हम लोग एग्जैक्टली वो ड्यूरेशन नहीं बताते कस्टमर को। हम एटलीस्ट बढ़ाकर बताते हैं कि हो सकता है डेवलपमेंट में कोई बग वगैरह आ गए जिसको सॉल्व करने के लिए हमारा टाइम जो है जो हमने कस्टमर को दिया है वो बढ़ जाए। तो फॉर दिस रीजन हम एक्यूरेट टाइम नहीं बताते कस्टमर को। मैं आप लोगों के साथ एक एक्सेल फाइल आपके साथ बात करते करते एक एक्सेल फाइल डेवलप करता हूँ, ठीक है? ठीक है। मैं आपके साथ एक एक्सेल फाइल डेवलप कर रहा हूँ और उस एक्सेल फाइल को जो है ना हम थोड़ा समझते हैं कि वो आया किस तरीके से, ये मामला हो रहे हैं, ठीक है? ठीक है। ओके, ये मैं आपके साथ पहले शेयर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नजर भी आता है। इस टाइप के एरर के लिए हम कितने क्रिटिकल हैं हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे हमने कहा कि हमें किसी भी प्रोजेक्ट को काम करने के लिए जो नंबर ऑफ डेवलपर्स रिक्वायर्ड हैं वो हम निकाल लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारे पास हैं 10, ठीक है? एवरेज सैलरी प्लस ऑपरेशनल एक्सपेंस एक बंदे पे जो आ रहा है हम वो भी निकाल लेते हैं। हम कहते हैं कि जी एक बंदे की एवरेज सैलरी है मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए, ठीक है? और उसके ऊपर 30% एक्सपेंस आता है, तो 1,30,000 रुपए एक बंदे की सैलरी हो गई और उसके ऊपर ऑपरेशनल एक्सपेंस आ गया, ठीक है? तो टोटल डेवलपमेंट टीम की कॉस्ट वो निकल कर आ गई दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है? हमने कहा कि ये कितने दिनों के लिए है, तो ये है 30 डेज के लिए ना, तो इस 30 डेज के लिए हम पर डे कॉस्ट निकाल लेते हैं, सही है?
पर डे कॉस्ट। पर डे कॉस्ट कैसे निकलती है? पर डे कॉस्ट निकलती है दिस अमाउंट, ये तो एक महीने की अमाउंट है ना, मल्टीप्लाई में करूंगा 12 के साथ तो मेरे पास एनुअल कॉस्ट निकल के आ जाएगी, और डिवाइड कर दूंगा 365 से, यानी 365 दिन साल के होते हैं, तो मेरे पास एक दिन की जो कॉस्ट निकल कर आई वो निकल कर आई इतने पैसे। ठीक है, ओके। एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, हमने कहा कि जी एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है हमारे पास मिसाल के तौर पे 60 डेज। ठीक है, और अगर हमारा एस्टिमेट गलत हो जाता है तो हमारा जो एक्चुअल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो चेंज हो जाएगा। वो हो गया मिसाल के तौर पे 90 डेज। ठीक है, अगर ये टाइम पे खत्म हो जाता, ठीक है, तो हमारी कितनी कॉस्ट आती इस प्रोजेक्ट को बनाने में? इतनी कॉस्ट आती, लेकिन चूंकि ये प्रोजेक्ट डिले हो गया 30 डेज, तो हमारी जो कॉस्ट आई वो आई इतनी। दोनों के दरमियान मैं अगर डिफरेंस निकाल लेता हूं तो 12 लाख रुपए की जो कॉस्ट है वो हम ज्यादा बेयर कर रहे हैं कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। अब मैं इसकी परसेंटेज निकाल लेता हूं, दिस डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल डे की कॉस्ट थी हमारी उसके साथ। अब यहां पे चूंकि हमने बहुत बेसिक नंबर्स की बात की थी तो चलो हमारे पास इतनी चीज आ गई। आपको लगता है कि कोई आपका क्लाइंट जिसको आपने इतने ऑफर की थी प्राइस, वो इतने देने एक्स्ट्रा देने पर राजी होगा? आपका प्रोजेक्ट शेल्फ हो जाएगा। नो क्लाइंट वुड बी इंटरेस्टेड इन पेइंग 50% एक्स्ट्रा। एक तो क्लाइंट ने डिले फेस किया, और डिले फेस करने के बाद जो उसकी एक्स्ट्रा प्राइस निकल कर आई वो 25 लाख रुपए के बजाय 38 लाख रुपए निकल कर आ गई। इसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल कॉस्टिंग है वो कहीं से कहीं पहुंच जाती है। तो अगर आपका एस्टिमेट गलत है तो आपका क्लाइंट भी नाखुश है और आप तो नाखुश है ही। अच्छा, ये तो था बिल्कुल बेसिक सिनेरियो। ये क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यस सर, बट सर यहाँ पर अगर हमने 60 डेज एस्टिमेट किए थे तो 90 डेज को हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी एक्चुअल कॉस्ट जो लगी वो इतनी लगी। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं, इसको फर्दर थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट्स की। कंपनी ने बोला कि यार ये हमारी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है, इस एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर मैं क्लाइंट से 30% चार्ज करूंगा। 30% जो अमाउंट है मैं वो चार्ज करूंगा। ठीक है, आपकी कॉस्ट जो आपने क्लाइंट को पिच करी थी, वो क्लाइंट को आपने पिच की थी ये मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस। आपने जो क्लाइंट को कॉस्ट पिच करी थी वो आपने की थी 33 लाख रुपीस, जो 30% आपका प्रॉफिट था। ठीक है, जबकि इन एक्चुअल जो आपकी कॉस्ट इनकर हुई है वो हुई है आपने 5,12,877 रुपए यानी 512,877 रुपीस का नुकसान कर लिया। ठीक है,
जो कि आपकी कॉस्ट का कितना परसेंट बन जाता है, कितने डेज की कॉस्ट बन जाती है, वो ये बन जाती है कि ये अमाउंट डिवाइडेड बाय दिस, तकरीबन 12 दिन की कॉस्ट आपकी बढ़ गई। आपने प्रॉफिट रखने के बावजूद भी 12 दिन का लॉस कर लिया। ये एक सॉफ्टवेयर जो कंपनी है किसी क्लाइंट के लिए अगर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है और उसने कहा कि मैं 30% जो सेफ मार्जिन है वो 30% सेफ मार्जिन रख के काम करूंगा, तो 30% सेफ मार्जिन रखने के बाद जो डिले आया, उस डिले की अंदर उसको 12 दिन पैसे कंपनी वालों को अपनी जेब से देना पड़ गया। ये फर्क आ गया। अगर ये फर्क आप क्लाइंट की बेसिस पे सोचें और क्लाइंट को अगर ये बेयर नहीं करना, क्लाइंट को तो आपने 25 लाख रुपए सर्व किया हुआ था तो वो 25 लाख रुपए देगा, लेकिन ये 25 लाख की जगह एक्चुअल जो आपकी कॉस्ट आई थी डिले की वजह से, उसमें से आपको 12 दिन के पैसे अपनी जेब से देना पड़ गया, जो कि तकरीबन 12,12,000 रुपए। ठीक है। सो अगर मैं इस सिनेरियो को सामने रखूं तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा मसला है ना, वो मसला यहां पर है। ये मसला मेरे पास अच्छी हालत में आ जाता है अगर ये मैं इस तरह से हो जाता है। 10 दिन मेरे पास सिर्फ ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए लेकिन सिर्फ 10 दिन ज्यादा हुए, तब भी मैं तकरीबन 3,41,000 रुपए की बात कर रहा हूँ। 65 डेज की मैं बात करता हूं तो भी इस हिसाब से हो जाती है बात। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं मिसाल के तौर पे 1 दिन की, तब भी मैं इस तरह से पैसे ज्यादा हो रहे हैं। तो हमारे पास जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था वो प्रॉफिट कम होता जा रहा है ना। 30% के हिसाब से आपका जो प्रॉफिट एक्चुअल होना चाहिए था वो होना चाहिए था इतना, और आप उसमें से सिर्फ इतना लेके जा रहे हैं। आपका प्रॉफिट में से आप कम होना शुरू हो गए। सो कहने की बात यह है कि अगर आपका एस्टिमेट खराब हो जाता है और आपने अगर अपनी कोई भी टेक्निक इस्तेमाल की है जो कि सही नहीं है, तो आप क्लाइंट से सब्सटेंशियल प्रॉफिट गेन करने के बावजूद भी आप जो है लॉस में होंगे, आप नुकसान उठा रहे होंगे। सो कीपिंग दिस माइंड, अगर मैं अपने उसके ऊपर वापस आता हूं, ये एस्टिमेशन और स्केजुलिंग का जो एरर है या रिस्क है, ये हमारे पास सबसे पहले इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज ये इतना ज्यादा क्रिटिकल है कि अगर आपकी एस्टिमेट्स में कुछ गड़बड़ हो सकती है तो फिर आप उसको प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अच्छा, अब सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि आपने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो कर लिया। अगला सवाल जो मेरा है वो ये है कि जो हमने बात की थी कि हम किसी भी रिस्क के अंदर जो दो चीजें होती हैं उसको हम लोग देखते हैं। एक होता है कि उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट कितना होगा, और दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ये इम्पैक्ट अकर हो जाएगा। अब आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि पहला सवाल, इस रिस्क के अकर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कितने परसेंट चांसेस हैं कि आपका एस्टिमेट बिल्कुल ठीक हो? सर मैक्सिमम चांसेस है। मैक्सिमम चांसेस है। और इसकी रेपरकशन आपने मुझे ये बताई थी शुरू में कि हम इसको कवर करने के लिए हम जो है अपना टाइम बढ़ा के बताते हैं। ऐसे ही है? जी बिल्कुल। अगर मैं अपनी उसी वाली शीट को दोबारा से मद्देनजर रखूं और मैं बोलूं कि जी 60 दिन का मेरा एक्चुअल काम निकल रहा था, 60 डेज का, और मैं क्लाइंट को बताता हूं कि जी मेरा 70 डेज का काम है, 10 दिन का मैंने बफर रख लिया उसके अंदर, तो जो कॉस्ट निकल कर आएगी सामने, क्या आपका सॉफ्टवेयर आप
मार्केट में compete कर पाएंगे? मार्केट कंपटीशन की वजह से तो आपके ऊपर जो प्रेशर होता है वो ये होता है कि आप प्राइसेस कम से कम कर दें। तो प्राइसेस अगर आप बढ़ा देंगे तो क्या आप मार्केट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे? इस रिस्क के लिए, इसको मैनेज करने के लिए और क्या पॉसिबल टेक्निक्स हो सकती हैं? कोई एग्जांपल दे सकते हैं, कोई और टूल बता सकते हैं? बफर की बात तो हमने कर ली, इसके अलावा कोई और चीज हो सकती है? सर इसमें यही है कि हम अपना जो है वो एस्टिमेट जो है एक्यूरेट, मतलब कि जो हमने एस्टिमेट बनाया है उसको हम प्रॉपरली मैनेज करें टाइम टू टाइम। जैसे हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो MS प्रोजेक्ट वगैरह, तो उसमें हम अपने माइलस्टोन सेट करके और अपनी जो भी हमारी डेवलपमेंट प्रोग्रेस में है हम उसको मॉनिटर करें और उसको जो है वो हम कोशिश करें कि हमारा जो हमने एस्टिमेट किया है हम उसके ऊपर पूरा उतर सकें। मैं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और आप, इसमें एक और टेक्निक लेकिन यूज कर सकते हैं। ये तो आपने बात की कि हम अपने प्रोजेक्ट की जो एस्टिमेट्स है उसको फॉलो कर सकें। हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन ये कर रहे हैं कि अगर हम जो एस्टिमेट कर रहे हैं वो ही गलत हो तो क्या होगा? सर हमें इसमें एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जिसका नाम होता है एम्पेरिकल एस्टिमेशन टेक्निक, जिसमें हम ठीक है, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को देखते हुए जज करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर के गलती के चांसेस कितने हो सकते हैं इसके अंदर। तो एक टेक्निक ये भी यूज कर सकते हैं सर हम लोग। बिल्कुल सही है। और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज कि आप हर स्टेप के ऊपर जो है एक्सपर्ट जजमेंट को कॉल करते रहते हैं। एक्सपर्ट जजमेंट क्या होती है? एक्सपर्ट जजमेंट ये होती है कि मिसाल के तौर पे एक कोई आदमी है, कोई शख्स है जो प्रीवियसली सॉफ्टवेयर डेवलप करता रहा है और उसका बहुत एक्सपीरियंस है हर तरह के सॉफ्टवेयर पे काम करने का। आप उस बंदे को एंगेज करें और उसके साथ मिलके अपने एस्टिमेट्स निकालें। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपके लिए एस्टिमेशन की करके देती हैं। आपकी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को मद्देनजर रखते हुए वो उसके हिसाब से एस्टिमेट्स कर रहे होते हैं कि आपकी वर्कफोर्स अगर उस पर काम करेगी तो कितना टाइम लगाएगी। वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट एस्टिमेट्स निकाल सकती है, बिकॉज एक से दूसरी कंपनी के अंदर जो टीम है उनकी एक्सपर्टीज में फर्क हो सकता है। सो हम उनको भी इंगेज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसकी एक कॉस्ट है। अब यहाँ पे जो चीज देखने वाली है वो ये है कि जो मैनेजमेंट है उस कंपनी की सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उसने ट्रेड ऑफ क्या करना है? आया उसने ये ट्रेड ऑफ करना है कि वो क्लाइंट के सामने अपनी इमेज खराब हो उसकी, या वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके अब उस किसी ऐसी कंपनी को या किसी ऐसे पर्सन को इनिशियल एनालिसिस के टाइम के ऊपर या एस्टिमेशंस के टाइम के ऊपर ऑन बोर्ड करे ताकि उसकी फ्लक्चुएशन जो है वो मैनेज हो सके। ठीक है, सो इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं जो कि किसी भी इसको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जब भी आप किसी से सॉफ्टवेयर डेवलप करवाते हैं, यानी आप खुद नहीं कर रहे, आप किसी दूसरी कंपनी से सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहे हैं, यही वो रीजन होता है जिसकी वजह से आप कोशिश करते हैं कि जो प्रोजेक्ट आपने हैंड ओवर करना है वो किसी ऐसी कंपनी को हैंड ओवर किया जाए जिसका पास्ट एक्सपीरियंस उस तरह के प्रोजेक्ट्स को करने का है, ताकि आप जो है किसी तरह से किसी ऐसी प्रॉब्लम में ना आए कि जहां पे आपको इस तरह के एरर्स या मिस्टेक्स की वजह से ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। ठीक है, सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक चीज डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि एक्सपर्ट जजमेंट को अगर हम लोग कॉल करते हैं तो हम अपना रिस्क कवर कर सकते हैं एस्टिमेशन एंड स्केड्यूलिंग से रिलेटेड। ठीक है, आप अगर यही सॉफ्टवेयर जो आप बना रहे हैं
यही सॉफ्टवेयर और यही लोग अगर आप पाकिस्तान में बैठ के बना रहे हैं तो आपकी स्केजुलिंग में फर्क होगा अगर आप वही चीज चाइना में बैठ के बना रहे हैं, इंडिया में बैठ के बना रहे हैं या यूएसए में बैठ के बना रहे हैं। क्यों? उसका रीजन ये है कि चाइना के अंदर पब्लिक हॉलीडेज बहुत होती है, तो आपकी स्केजुलिंग उसके हिसाब से हिल जाएगी। इंडिया में भी जो पब्लिक हॉलीडेज हैं वो भी अच्छी बड़ी तादाद में होती है। यूएस के अंदर मामलात बहुत मुख्तलिफ होते हैं, उनकी कोई पब्लिक हॉलीडे आती है तो वो उसके साथ उसको मर्ज करके लॉन्ग वीकेंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए लोग स्केजुलिंग भी डिफरेंट तरीके से करते हैं, लेकिन ये बातें उन्हीं को पता होंगी जिन्होंने इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए होंगे, जो एक्सपर्ट्स होंगे इस सारे काम के। तो रिस्क नंबर 1 जो हमने देखा है वो ये देखा है कि एस्टिमेशन और स्केजुलिंग का रिस्क हो सकता है, और उसकी कवर अप करने के लिए हम प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को, उनकी नॉलेज और उनको एंगेज कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि इससे पहले जो हमने प्रोजेक्ट्स किए थे उसके अंदर हमने क्या मामला किए थे, और इसके अलावा जो एक्सपर्ट जजमेंट है या एक्सपर्ट्स हैं उनको एंगेज करेंगे ताकि वो हमें बेहतर राय दे सके। यहाँ तक ये मामला क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? ये ठीक है यहाँ तक, ये हम लोग आगे बढ़े? ठीक है सर। जी सर, क्लियर। अच्छा, थैंक यू। अगली जो चीज हमारे पास आ जाती है वो ये आ जाती है कि हमारे पास अगला जो रिस्क है वो क्या है? सडन ग्रोथ इन रिक्वायरमेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था और मुझे याद है शायद इतरत से बात हो रही थी और हमने एक वर्ड यूज किया था उसके अंदर, स्कोप क्रीप का, कि स्कोप क्रीप हो जाता है और उसकी वजह से हम जो है ना चीजें उसमें मिस आउट करना शुरू हो जाते हैं। हम बात करें सडन ग्रोथ इन रिक्वायरमेंट्स। एज अ प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस, issues that are not identified earlier can create a last minute hurdle to meeting the deadlines. वो bugs, वो issues जो कि प्रोजेक्ट में जितनी अर्ली फेज में आइडेंटिफाई होने चाहिए थे वो वहां पे नहीं हुए, और वो इश्यूज लेटर फेजेस में जितना नीचे जाके मेंटेनेंस के, डिप्लॉयमेंट के टाइम पे या टेस्टिंग के टाइम पे भी इवन आइडेंटिफाई हुए, उसकी वजह से हमारे पास कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। Try to think big early on the project and anticipate the worst case or heaviest case scenario. आप जब रिक्वायरमेंट्स को ले रहे होते हैं तो रिक्वायरमेंट्स के टाइम के ऊपर आपको जो मैक्सिमम सिनेरियोज हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, हर मुश्किल तरीन सिनेरियो को आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ आती है? हम अगर पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउसेस की बात करें या जो वो कंपनीज जो कि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, उसमें से बहुत बड़ी लॉट, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में इवन वो ये करते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट जो होता है वो एक सीनियर डेवलपर को बिजनेस एनालिस्ट बना दिया जाता है, और वही प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है। अब वो उसका काम होता है कि वो क्लाइंट के साथ इंटरैक्ट करे, इंटरैक्ट करके रिक्वायरमेंट्स भी ले और सारी चीजों को लेके। लेकिन वो जो बिजनेस एनालिस्ट का कंप्लीट रोल है हम उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं देख रहे होते। बिजनेस एनालिस्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो ये है कि जब हम किसी सॉफ्टवेयर की ऑटोमेशन या किसी बिजनेस प्रोसेस की ऑटोमेशन के बारे में सोच रहे होते हैं तो वो शख्स जो उस बिजनेस को